While so many changes were taking place in Europe with the rise of the new middle class, एक ऐसी चीज़ हुई जिसने कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज कर दिया और इस एक नई फिलॉसफी और हम देखते हैं कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी फिर से आई। सो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो स्ट्रेस करती है इम्पोर्टेंस ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, और ये लोग प्रिफर करते थे स्लो चेंज, ग्रेजुअल चेंज रादर देन क्विक चेंज, जैसा कि बाकी जो मिडिल क्लास थी वो चाहती थी। सो वाइल सो मैनी changes were taking place in Europe, we see the rise of conservatism. What was that incident that brought the philosophy of conservatism? Napoleon Bonaparte, who had earlier acquired major parts of Europe, was defeated in the Battle of Waterloo in 1815. जो बैटल थी वो नेपोलियन और फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन एंड प्रशिया के बीच में लड़ी गई थी। जब नेपोलियन को डिफीट किया गया, यूरोपियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि हमने बोला, कंजर्वेटिज्म बिलीव करते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी सच एज मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की एक्सेट्रा। मोनार्की को जो रिमूव किया गया था वो चाहते थे कि फिर से मोनार्क आए। Most of the conservatives believe that modernization can strengthen ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल लाइक मोनार्की। तो उनका ये व्यू था कि जितने भी सारे चेंजेस जो मिडिल क्लास लाना चाह रही है या जो भी चेंजेस नेपोलियन लेकर आया है, उस वजह से क्या होगा, मोनार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि मॉडर्न आर्मी की, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी होगी और इकोनॉमी अच्छी होगी और एबोल्यूशन होगा फ्यूडलिज्म और सर्वडम का। तो इससे क्या होगा कि जो किंग है या फिर मोनार्क है वो अपना और भी बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर सकेगा नेशन स्टेट्स पे। देयरफॉर दे फेवर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। So with this point of view, representatives of European powers such as Britain, Russia, Prussia and Austria met at Vienna in 1815. वो लोग वियना में मिले, वहाँ पे उन्होंने फॉर्म की द कांग्रेस ऑफ वियना। तो जितने भी स्टेट्स ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था वो लोग एक साथ आए और वियना में उन्होंने एक सेटलमेंट ड्रॉ किया पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी सारे यूरोप के जो स्टेट्स थे उनको अपने अंडर में लिया था। सो द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815, which reversed most of the changes that came in Europe during the Napoleonic Wars, that is from 1799 to 1815। जितने भी सारे changes थे उसको reverse किया गया। So the major decisions that were taken during the Congress of Vienna include बर्बन डायनेस्टी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिसे एंड किया गया था उसे फिर से रिस्टोर किया गया। नाउ लुइस 18 वॉज मेड द मोनार्क ऑफ फ्रांस। फ्रांस ने जितनी भी अपनी सारी टेरिटरी एक्वायर करी थी नेपोलियन के अंडर, वो सारी उसे लूज़ करनी पड़ी। और अ सीरीज ऑफ स्टेट्स were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the future। जैसा कि नेपोलियन ने फ्रांस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था, तो ताकि वो इसी तरह से फिर से एक्सपेंड ना हो, तो उसकी बाउंड्रीज पे काफ़ी सारे स्टेट सेटअप करे थे। Thus, with the new arrangement, some territorial changes were seen as the Kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in north and Genoa was added to Piedmont in south। प्रशिया को काफ़ी सारी न्यू टेरिटरीज दी गई थी अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, वाइल जो ऑस्ट्रिया था उसको नॉर्दर्न इटली का पार्ट दिया गया था। ऑन दी अदर हैंड जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स की थी जो कि नेपोलियन ने सेटअप करी थी, दैट वाज लेफ्ट अनटच्ड। ईस्ट में रशिया को पार्ट दिया गया था पोलैंड का और प्रशिया को पार्ट दिया था सैक्सनी का। द aim behind this arrangement was to restore the monarchies that had been taken over by Napoleon and create conservative form of rulership in Europe। फिर से मोनार्की को लेकर आया जाए जो कि नेपोलियन ने सब जगह से उनको रिमूव कर दिया था। तो जो कंजर्वेटिव रूल फॉर्म हुआ था 1815 में वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, वो बहुत ही इनटॉलरेंट था
कि अगर कोई उसे क्रिटिसाइज़ करता था तो ये सब टॉलरेट नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उनके अगेंस्ट उसको कर्ब डाउन करने की कोशिश की। सेंसरशिप इम्पोज किया गया ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स, plays and songs that favored the idea of liberty and freedom and was associated with French Revolution. But all this could not stop various liberal activities from criticizing the new conservative rule, and they started seeking for freedom of the press. So now we know that conservative had once again established the rule of monarchs in Europe. But did it stop the revolutionaries from demanding liberty and nationalism? How did these revolutionaries work for their right of liberty? Let us now move on to the revolutionaries and their activities. तो 1815 में रिप्रेशन के फियर से कंजर्वेटिव क्लास ने काफ़ी सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था। पर जब वो अंडरग्राउंड हुए दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अप सीक्रेट सोसाइटीज़ इन डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स। इनका मेन एम था सोसाइटीज़ का ताकि ये आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड नेशनलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। ये लोग सब अगेंस्ट थे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ रूलरशिप के, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से स्टैब्लिश हुई थी। मैनी ऑफ देम वर एम टू क्रिएट नेशन स्टेट्स एंड मेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम स्ट्रगल। Giuseppe Mazzini was one of these revolutionaries who was a member of these secret society. He was born in Genoa in 1807. He became a member of secret society of Carbonari. At the age of 24, he was sent into exile for attempting a revolution in Liguria in the year 1831. Later, Mazzini ने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म करी जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। जो मेंबर्स थे इन सोसाइटी के वो मिडिल एज यंग मैन हुआ करते थे अलग अलग स्टेट से, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी से। और मजीनी ये नहीं चाहता था कि इटली एक बस छोटे से स्टेट्स और किंगडम्स का एक पैचवर्क हो। ही वॉन्टेड टू यूनिफाई द होल इटली एंड इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटी सेटअप करी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। मजीनी के नॉन स्टॉप अपोजिशन किया मोनार्की का और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का विजन सबके साथ उन्होंने शेयर किया, और इस वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ मजीनी एंड हिज इन्फ्लुएंस। ड्यूक मेटरनिक ने मजीनी को डिस्क्राइब किया द मोस्ट डेंजरस एनिमी of our social order. That means the most dangerous enemy of conservative was Giuseppe Mazzini. So now we know that revolutionary has started their own attempts to get rid of conservative rule. But what happened next? Next came the period of revolution in which various revolutionaries fought for their rights and tried to free themselves from the clutches of the conservatives, which we will study in our next class.